नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा संख्या 52 के तहत चर्चा करेंगे नाक के सहयोगानुसार स्वर के भेद। कुछ ऐसे भी स्वर हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है और किसी का उच्चारण नाक से नहीं होता है। तो स्वर का उच्चारण नाक से होता है या नहीं होता है, इसी के मद्देनजर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। ये भाग कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा करने से पहले हम इन शब्दों पे विचार करते हैं। ये शब्द है पांच। यहां पर देखिए पांच। पांच बोलने से क्या होता है, नाक में एक घनघनाहट से उत्पन्न होती है। पांच। अगर इस वाक्य पे विचार करें पचना, तो इसमें नाक का विशेष सहयोग नहीं है। पचना ये सिर्फ मुंह से ही होता है, किंतु इस पांच के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक का भी सहयोग लेना पड़ता है। उसी तरह से गांव। गांव कहने से क्या होता है कि उसका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक का भी सहयोग पड़ता है। गांव नाक से एक झंकार से उत्पन्न होती है, गांव। लेकिन वही होता है गवाना, तो इसमें नाक में झंझनाहट नहीं होती है। गवाना ये सिर्फ मुंह से ही उच्चारित होता है, गवाना। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि पांच नाक में झंझनाहट है, पचना नाक में झंझनाहट नहीं है, गांव में नाक में झंझनाहट है और गवना में भी नाक में झंझनाहट नहीं है। तो इस आधार पर हम स्वर को दो भाग में बांटते हैं। एक जिसमें नाक का सहयोग हो, मुंह के साथ साथ नाक का भी सहयोग हो, उसके बाद जिस स्वर का उच्चारण होता है उस स्वर को हम अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक। इस अनुनासिक को व्यक्त करने के लिए कि इस शब्द का उच्चारण नाक से हुआ है, इस अनुनासिक शब्द को उच्चारण करने के लिए हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, कहीं अनुनासिक और कहीं चंद्रबिंदु दिया हो रहेगा। और एक है अनुस्वार। अनुस्वार अलग चीज है, अनुनासिक से एकदम भिन्न है अनुस्वार। हम अनुस्वार पे चर्चा नहीं करे हैं। अनुनासिक व्यक्त करने के लिए हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थ से ही स्पष्ट है। अनुनासिक, नासिक। नासिक जो है वह नासिका शब्द से बना है। नासिका का अर्थ है नाक। संस्कृत में नाक को नासिका बोलते हैं। तो वही नासिका अर्थात नाक, और अनु का मतलब होता है पीछे। यहाँ पर मैंने दिया है अनु का मतलब पीछे, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में नाक का अनुसरण हो, नाक का सहयोग हो, उस वर्ण को हम अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक। और दूसरा है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक जो है सो निर जोर अनु जोर नासिक, ये तीन शब्द के मेल से बना है। निर जो है इसको हम उपसर्ग भी बोलते हैं, अनु को भी उपसर्ग बोलते हैं। तो ये निर का मतलब होता है बिना, यानी नहीं। निर मतलब नहीं, और अनु का मतलब अनुसरण करना या पीछे, और नासिक का तो मतलब ही है नाक। तो नहीं सहयोग होता है नाक का, नहीं सहयोग होता है नाक का, उसे कहते हैं निर्नुनासिक। अर्थात जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में नाक के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर। नाक के सहयोग होने और न होने के आधार पर स्वर वर्ण को दो भाग में बांटा गया है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अब हम अनुनासिक और निर्नुनासिक पर बारी बारी से उदाहरण के साथ चर्चा करते हैं। अंत में मैं इससे संबंधित प्रश्नावली भी दूंगा, और पिछली चर्चा अर्थात चर्चा संख्या 51 में जो प्रश्न मैंने दिए हैं उसका उत्तर भी दूंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं और इसी ढंग के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाकर दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस ढंग के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इससे आप अधिक लाभ उठा सकें। एक में है अनुनासिक। अनुनासिक को
चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, अर्थात किसी भी स्वर वर्ण पे जब चांद पे बिंदु लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। अर्थात चंद्र बिंदु जो है वह अनुनासिक है, और ये अनुनासिक जो है वह स्वर है, व्यंजन नहीं है। और इस चंद्र बिंदु के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्र बिंदु के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और यह स्वर है। और इस चंद्र बिंदु के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक का भी सहयोग लेना पड़ता है। तो जहां कहीं भी अनुनासिक दिया हुआ हो या चंद्र बिंदु दिया हुआ हो, ये आपको समझ लेना है कि ये स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में नाक का सहयोग हो रहा है और इसकी मात्रा एक है, अर्थात इसके उच्चारण में लघुता होती है, अर्थात कम समय लगता है। जिस तरह से हर स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसी तरह से जिस वर्ण पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया हो उसके उच्चारण में भी लघुता होती है, अर्थात कम समय लगता है। ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक के सहयोग की भी जरूरत पड़ती हो, अनुनासिक स्वर कहते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। ऐसे स्वरों जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक के सहयोग की भी जरूरत होती है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे गांव, गांव बोलने से अगर इस चंद्र बिंदु को हटा दे तो गांव पढ़ेंगे, गांव। लेकिन जब इसी पे जब चंद्र बिंदु अर्थात चंद्र पे बिंदु लगा देते हैं तो गांव नाक से उच्चारण करना पड़ता है। और ये गांव सही रूप है, गांव, गांव नहीं। तो नाक से उच्चारण करने के लिए हम इस पे चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, गांव। उसी तरह से पाँच, पाँच का भी उच्चारण करते हैं तो मुंह के साथ साथ नाक का भी सहयोग लेना पड़ता है। नाक में भी एक झंझनाहट से उत्पन्न होती है। पाँच, गांव, आंत, दांत, आँच, इस सब में क्या है, नाक में झंझनाहट से उत्पन्न होती है। और अगर हम इस चंद्र बिंदु को हटा दें तो पढ़ेंगे पाँच, पाँच, पाँच कोई शब्द नहीं है, पाँच, अर्थात इसमें चांद बिंदु लगा हुआ है। इस तरह से अगर चांद बिंदु को हटा दे तो आत, आत नहीं, आंत। इस आत को नाक से उच्चारण करने के लिए इस पे हम चांद बिंदु का प्रयोग किए हैं, आत। उस तरह से दांत, दांत में चांद बिंदु लगा करके नाक से उच्चारण किए हैं, दांत। उस तरह से आँच, आँच में चंद्र बिंदु लगा करके आँच का उच्चारण करते हैं। जब चंद्र बिंदु लग गया आँच में तो इसका उच्चारण हो जाएगा आँच, अर्थात मुंह के साथ साथ नाक का भी सहयोग लेना पड़ता है। नाक में भी जो है उस उच्चारण के लिए झंझनाहट से उत्पन्न होती है। इस तरह से और बहुत से शब्द हैं जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिए, जैसे गांव, गांव कहने से क्या होता है कि आँव नाक से उच्चारण करते हैं, लेकिन जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका शुरू से अंत तक वही होता है, इसमें कोई दूसरा वर्ण मिला हुआ नहीं है। इसीलिए इस चंद्र बिंदु को स्वर कहा गया है। गांव, आव है तो अंत में आव रहता है और कोई दूसरा वर्ण इसमें नहीं जुड़ता है, इसीलिए चंद्र बिंदु जो है यह स्वर कहलाता है। पाँच, इसमें कोई दूसरा कोई वर्ण नहीं आता है, इसीलिए ये चंद्र बिंदु जो है यह स्वर कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी अन्य वर्ण का योग नहीं है। उस तरह से जितने भी ये शब्द हैं इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, और जहाँ कहीं भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसके उच्चारण में समता होती है, किसी अन्य वर्ण का योग नहीं होता है, इसीलिए चंद्र बिंदु को स्वर कहा गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये गाँव, गौ में गौ व्यंजन है जिसमें आ की मात्रा जुड़ी है, और इस आ की मात्रा को अनुनासिक बनाने के लिए अर्थात नाक से उच्चारण करने के लिए इस पे चांद बिंदु का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये स्वर आ को अनुनासिक बनाया गया है, और तब इस गौ में आ की मात्रा जुटी है, तब हुआ है गांव वो। उसी तरह से इस प में आ की मात्रा जुटी है, प आकार, और उसको आ को अनुनासिक बनाने के लिए अर्थात नाक से उच्चारण करने के लिए इस पे चांद बिंदु का प्रयोग किया गया है।
अर्थात ये स्वर के साथ ही चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। और इस चंद्र बिंदु के प्रयोग के बावजूद भी इसके उच्चारण में, आ के उच्चारण में कोई दूसरे वर्ण का सहयोग नहीं होता है। अगर प है तो शुरू में प तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है, लेकिन आ करते हैं तो आ ही हो जाता है, इसमें और कोई वर्ण नहीं जुड़ता है। इसीलिए ये जो है सो चंद्र बिंदु जो है वह स्वर कहलाता है। यदि इस चंद्र बिंदु के जुटने से इसमें कोई भिन्न स्वर भी सुनाई पड़ता, भिन्न वर्ण भी सुनाई पड़ता, तो यह स्वर नहीं कहलाता। अगले हम पढ़ेंगे कि जब अनुस्वर का जब हम प्रयोग करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण के साथ अंत में कुछ दूसरा सा वर्ण सुनाई पड़ता है। इसीलिए अनुस्वार जो है वह व्यंजन वर्ण है। किंतु चंद्र बिंदु जो है, इसके उच्चारण में शुरू से अंत तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसीलिए इस चंद्र बिंदु को स्वर कहते हैं। किंतु चंद्र बिंदु कोई वर्ण नहीं है। ध्यान देने वाली बात एक ये भी है, ध्यान रख लीजिए कि चंद्र बिंदु का कोई वर्ण नहीं है, सिर्फ इसका उच्चारण होता है, अर्थात स्वर को नाक से उच्चारण करने में सहयोग करता है, किंतु चंद्र बिंदु का कोई वर्ण नहीं है। परीक्षा में अगर पूछता है कि चंद्र बिंदु का वर्ण क्या है, तो उसमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि चंद्र बिंदु का कोई वर्ण नहीं है, इसका सिर्फ उच्चारण होता है और किसी स्वर को नाक से उच्चारण करने में तो इसके उच्चारण में लघुता होती है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे स्वरों के उच्चारण में लघुता होती है, अर्थात इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अब दूसरा है निर्नुनासिक। कुछ ऐसे स्वर हैं जिसमें के उच्चारण के लिए नाक की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे स्वर्ण वर्ण को निर्नुनासिक स्वर्ण वर्ण कहते हैं। वही है ऐसे स्वर्ण वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वरों को निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अर्थात यथा में देख लीजिए, इधर यहाँ पर क्या है, ई जो है सो स्वर है, ध व्यंजन है किंतु इसके अंत में भी स्वर अ छिपा हुआ है, र व्यंजन है किंतु इसके अंत में भी अ स्वर छिपा हुआ है। इस इधर में कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसमें नाक से उच्चारण करने की जरूरत पड़े। उसी तरह से अपना, ये अपना स्वर है लेकिन प व्यंजन है किंतु इसमें अ छिपा हुआ है। और इस नौ में भी नौ व्यंजन है जिसमें आकारांत स्वर है। यहाँ पर स्वर हैं किंतु इसमें कहीं भी नाक से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुंह की ही जरूरत है। मुंह के साथ नाक के सहयोग की जरूरत नहीं है। उस तरह से आम को भी नाक से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। आ स्वर है और इसमें ये मो व्यंजन है किंतु इसमें भी स्वर जुड़ा हुआ है, इसमें नाक से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। हम नाक के बगैर सहयोग लिए भी आम का उच्चारण कर सकते हैं। उसी तरह से उस स्वर है और ये स्व व्यंजन है किंतु इसके अंत में स्वर जुड़ा हुआ है, इस उसका भी उच्चारण हम सिर्फ मुंह से ही कर सकते हैं, नाक की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे स्वर को निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। अब प्रश्नावली यहाँ पर मैं दे रहा हूँ और अंत में पिछली चर्चा का उत्तर भी दूंगा मैं। प्रश्नावली में है कि सही को चिन्हित करें। इसमें जो सही आपको लगे उसी को चिन्हित करना है या उसी में नौ का चिन्ह लगाना है। एक में दिया है अनुनासिक का उच्चारण होता है इसीलिए इसका वर्ण चंद्र बिंदु है, या पर इसका वर्ण नहीं होता। दोनों में कौन सही है? जो सही हो उस पर नौ का चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न है अनुनासिक को अनुस्वर या चंद्र बिंदु या प्लुत या दीर्घ भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है अनुनासिक स्वर या व्यंजन या प्लुत या दीर्घ की श्रेणी में आता है। इसमें जो सही है उस पर आपको 9 का चिन्ह लगाना है। चौथा है अनुनासिक की 1 या 2 या 3 या 4 मात्रा या मात्राएं होती है या हैं। जो सही है उसमें 9 का चिन्ह लगाना है। और 5 में है अनुनासिक का वर्ण होता है या वर्ण नहीं होता है। अब मैं पिछली चर्चा में जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दे रहा हूं। ये चर्चा संख्या 51 के उत्तर हैं।
प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है 10, 2 का उत्तर है अ, 3 का उत्तर है प्लत, 4 का उत्तर है 3, 5 का उत्तर है 7, 6 का उत्तर है 1, 7 का उत्तर है 2 और 8 का उत्तर 3 है। आप इससे मिलान करके अपने उत्तर की जांच करें कि आपने जो उत्तर दिया था चर्चा संख्या 51 में वह कहाँ तक सही है। यदि आपके सभी प्रश्न सही हैं तो मैं इसके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।